जय हिंद दोस्तों आज एक हम नए विषय पर चर्चा करेंगे जो विषय काफी सुर्खियों में है। लोकतंत्र। आजकल सभी का लोकतंत्र खतरे में है। पहले हम बात करेंगे, बहुत सारे हमारे भाई ये नहीं जानते ये लोकतंत्र होता क्या है। लोकतंत्र दो शब्दों से मिलकर बना है और ये दो शब्द जो हैं वो संस्कृति के हैं। पहला शब्द है लोक का मतलब होता है जनता और दूसरा शब्द है हमारा तंत्र का मतलब होता है शासन, जनता का शासन, लोकतंत्र। क्या आज जो हमें जनता का शासन हमें दिया गया, क्या आज हम जनता का शासन पूरा कर पा रहे हैं? या जनता का शासन जनता के लिए, जनता के द्वारा? जब अब्राहम लिंकन ने कहा था कि जो भी देश लोकतांत्रिक देश होगा वहां जनता का शासन होगा, वहां जनता का अधिकार होगा कि किसको हमें मुखिया बनाना है, किसको सांसद बनाना है, किसको एमएलए बनाना है, किसको देश का मालिक बनाना है, प्रधानमंत्री बनाना है। तो ये काफी अहम मुद्दा है कि आजकल सभी का लोकतंत्र खतरे में है। इलेक्शन का टाइम हुआ करता था तो पहले राजनीतिक पार्टियों का लोकतंत्र खतरे में होता था, उसके बाद अब मीडिया का लोकतंत्र खतरे में होने लगा। लेकिन अभी जो खतरे में है वो हिंदू का भी लोकतंत्र खतरे में है, मुसलमान का भी लोकतंत्र खतरे में है, सिख का भी लोकतंत्र खतरे में है, ईसाई का भी लोकतंत्र खतरे में है। हिंदू मुसलमान से डरने लगा, मुसलमान हिंदू से डरने लगा, मुसलमान सिख से डरने लगा, सिख मुसलमान से डरने लगा। तो सभी का लोकतंत्र खतरे में आ कैसे गया? क्या ये कोई साजिश तो नहीं है? मुझे लगता है कि ये राजनीतिक साजिश है जो सभी का लोकतंत्र एक साथ खतरे में आ जाता है। जब कहीं चुनाव होते हैं, चुनाव के समय आप देखते होंगे कि सभी लोग जो राजनीतिक पार्टियों से बिलोंग करते हैं वो लोकतांत्रिक बात करने लगते हैं, वो हिंदू की बात करने लगते हैं, वो मुसलमान की बात करने लगते हैं। खासकर कुछ निजी पार्टियों की मैं बात कर रहा हूं। तो यानी इन सभी का लोकतंत्र खतरे में है। इसके ऊपर मुझे एक कहानी याद आ रही है। बात 1996 की है। एक पिता होता है, उसके दो बच्चे होते हैं। जब पिता अपने बच्चों से कहता है कि बेटा स्कूल की छुट्टी पड़ गई है तुम्हारी, अब तुम कहां जाना पसंद करोगे? आप मामा के यहां जाना पसंद करोगे या अपने चाचा के यहां जाना पसंद करोगे? तो दोनों बच्चे बोलते हैं कि हम चाचा के यहां जाएंगे। लेकिन उनकी बच्चों की जो मम्मी होती है उनको बहुत परेशानी होती है। वो कहने लगती हैं कि ये बहुत गलत हो रहा है और मतलब जो भी है उसके मन में जो भी भावना रही होगी, सुबह होती है बच्चे बहुत खुशी खुशी सो जाते हैं। सुबह होती है तो सुबह मम्मी मुस्कुराती है और बच्चों से कहती है बेटा तैयार हो जाओ, नहा लो, नए कपड़े पहन लो, तुम्हें मामा के यहां जाना है। तो उस कहानी में एक बच्चा कहता है कि हमारा लोकतंत्र तो उस दिन खतरे में था जब मेरी मम्मी ने मुझसे कहा था कि तुम्हें मामा के यहां जाना है, और आज भी लोकतंत्र खतरे में है क्योंकि जब रात में फैसला हुआ था, जब बंद कमरे में फैसला हुआ था कि तुम्हें मामा के यहां जाना है, तुम्हें चाचा के यहां नहीं जाना, और आज भी वही है। ये कहानी बिल्कुल सटीक बैठती है। आज भी वही है कि अगर कोई भी प्लान बनाना होता है तो वो बंद कमरे में होते हैं। जब देश लोकतांत्रिक है तो लोकतांत्रिक तरीके से कानून क्यों नहीं बनाए जाते? क्यों संसद भवन में उस पर बहस नहीं की जाती? क्यों उसके द्वारा कानून पारित नहीं किए जाते? क्यों जो हमें जरूरतें हैं, हमारी मूलभूत जरूरतें हैं, उन्हें पूरा नहीं किया जाता? अगर लोकतंत्र हमें यह इजाजत देता है कि हर इंसान की मूलभूत जरूरतें पूरी होनी चाहिए, मूलभूत जरूरतें कौन सी हैं? हमारी मूलभूत जरूरत है रोटी, कपड़ा, मकान, पानी, नौकरी, ये हमारी सभी मूलभूत जरूरतें हैं। लेकिन जब हमारी ये मूलभूत जरूरतें ही पूरी नहीं होंगी तो सच में ही लोकतंत्र खतरे में होगा। और लोकतंत्र तब तक खतरे में रहेगा जब तक इनके इलेक्शन नहीं होंगे। लेकिन आवाम का लोकतंत्र हमेशा खतरे में था, हमेशा रहेगा। जब लोकतांत्रिक देश ही है तो लोकतांत्रिक तरीके से काम होता क्यों नहीं? ये जो संविधान है हमारा, इसमें दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है जिसमें हर इंसान को लोकतांत्रिक बात की गई है। हर इंसान को बताया गया है कि तुम्हें किसके रूल पे रहना है, क्या अपनाना है, किस हिसाब से चलना है। हमारा ये लोकतंत्र है। जो लोकतंत्र हमें ये सिखाता है, फिर हम उस लोकतंत्र पे हमारे नेता क्यों नहीं चलते, हमारे मीडिया कर्मी क्यों नहीं चलते? आवाम क्या करेगी? आवाम की यह जिम्मेदारी है कि अपने मीडिया कर्मियों की माने, आवाम की यह जिम्मेदारी है कि अपने राजनीतिक पार्टियों की माने, और वो मानते हैं। अगर इंसान को, अगर एक आम आदमी को उसकी मूलभूत जरूरत की सारी चीजें उपलब्ध कराई जा रही हैं, मुहैया कराई जा रही हैं, तो इसमें बुराई क्या है? इसमें समस्याएं क्या हैं? मतलब अगर उन्हें कोई मूलभूत जरूरतें उपलब्ध कराई जाती हैं तो दूसरी पार्टियों को समस्या होने लगती है। ऐसा क्यों है? क्यों आज हमारे लिए गांव में नाली, खरंजे, सफाई
का कार्य क्यों नहीं किया जाता? क्यों आज हम गंदगी में जी रहे हैं? क्यों नेता बड़े बड़े महलों में जी रहे हैं? क्या वो लोकतंत्र तरीके से जी रहे हैं? क्या हम लोकतांत्रिक तरीके से नहीं जी रहे? इस लोकतंत्र में सबसे बड़ा मुद्दा जो छिड़ा हुआ है वो है आरक्षण का। मैं आज थोड़ी सी बात आरक्षण के बारे में भी करूंगा। आरक्षण क्या है? जब हमारे दलित भाइयों को यह आरक्षण दिया जाता है तो उच्च कास्ट के लोगों को यह समस्या क्या है? वो कहते हैं कि आरक्षण नहीं होना चाहिए, आरक्षण खत्म होना चाहिए, सभी को समान अधिकार होने चाहिए। अगर सभी को समान अधिकार होना चाहिए तो समाज में भी सभी को समान अधिकार होना चाहिए। फिर समाज में उनको नीचे बैठने की इजाजत क्यों दी जाती है? क्यों उनको समाज में उनका अधिकार नहीं मिल पाता? क्यों वो एक राजपूत के सामने, क्यों वो एक बड़ी कास्ट वाले के सामने क्यों कुर्सी पे नहीं बैठ सकते? जो राजपूत है वो क्यों उनके दलित वाले काम नहीं करता? क्यों वो नाली साफ नहीं करता? क्यों वो दूसरे का मलमूत्र साफ नहीं करता? वो भी साफ करे। समान अधिकार तो तभी मिल सकता है जब ये हमारी जिम्मेदारी है, जब हम लोकतांत्रिक तरीके से जी रहे हैं तो सभी को समान होना चाहिए। मगर हमारे दलित भाइयों को उससे अलग कर दिया गया। अगर अलग किया जाता है और उन्हें आरक्षण दिया जाता है तो इसमें समस्या मुझे लगता है नहीं होनी चाहिए। अगर उनका आरक्षण खत्म किया जाता है तो सभी को एक साथ होना पड़ेगा, सभी को अपना मलमूत्र साफ करना पड़ेगा, सभी को अपने गांव की गंदगी साफ करनी पड़ेगी। अगर गांव की गंदगी तुम साफ नहीं कर पाते, नहीं कर सकते, तो तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। तुम उनसे आरक्षण छीनो, तुम उनसे आरक्षण छीनने की बात करो, तुम दलितों को परेशान करो, तुम दलितों के साथ एक ऐसा अत्याचार करो जो काफी हद तक गलत है। मुझे नहीं लगता, और मुझे मेरे साथ शायद हजारों करोड़ों लोग ऐसे होंगे जिन्हें यह लगता है कि आरक्षण खत्म होना चाहिए, जिन्हें यह नहीं लगता कि आरक्षण खत्म नहीं होना चाहिए। मगर समस्याएं क्या हैं? समस्या आरक्षण की नहीं है, समस्या राजनीतिक पार्टियों का बोया हुआ वो बीज है जो हम आम आदमी को काटना पड़ रहा है। उन्होंने एक बीज बो दिया, उन्होंने हमसे कह दिया कि हम आरक्षण खत्म कर देंगे, लेकिन वो आरक्षण खत्म करें तो करें कैसे? उन्हें अगर कल को आरक्षण खत्म कर दिया तो हमारे जो दलित भाई हैं वो हमारा मलमूत्र उठाने के लिए मना कर देंगे। अगर उन्होंने हमारा मलमूत्र उठाने के लिए मना कर दिया, हमारी नालियां साफ करने के लिए मना कर दिया, हमारे ब्याह शादियों में सफाई करने के लिए मना कर दिया, तो मुझे नहीं लगता कि हम एक अच्छा जीवन जी पा रहे हैं। अगर समाज ने हमें ये इजाजत दी है कि हमें क्या काम करना है, तुम्हें क्या काम करना है, तुम जमींदार हो अपने घर के होगे, तुम पैसे वाले हो अपने घर के होगे, अगर तुम जमींदार होके अपने घर का एक दिन का काम नहीं कर सकते, एक दिन अपने घर का मलमूत्र नहीं उठा सकते, तो तुम किस बात के जमींदार? तुम्हें जमींदार होने का कोई हक नहीं है कि तुम उस दलित भाई के लिए बात करो, उस दलित भाई के विरोध में बात करो जो तुम्हारा मलमूत्र उठा रहा है। जब आरक्षण की बात करते हो, जब लोकतंत्र खतरे में नहीं होता, जब आरक्षण की बात करते हो, जब लोकतंत्र तुम्हारा जमीर मर जाता है, जब तुम लोकतंत्र की बात करने लगते हो, जब चुनाव होने लगते हैं, तुम बड़े लोगों का लोकतंत्र जीवित हो जाता है, तुम दलित भाई की बात करने लगते हो। ये दोगलापन क्यों? ये दोहरापन क्यों? हमें समझना पड़ेगा, हमें समाज के साथ एकजुट होना पड़ेगा। अगर हमारा दलित भाई हमारे पास आ रहा है तो हमें उसकी इज्जत करनी होगी। अगर हम एक दलित भाई की इज्जत नहीं कर सकते तो हमारे समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। दलित भाई हमारा भाई है, काम अलग अलग बांट दिए गए, उसको इतनी बुरी निगाह से क्यों देखा जाता है कि देखो ये दलित जा रहा है, देखो ये एससी जा रहा है, देखो ये एसटी जा रहा है। जब हमारे पास आता है तो हमारे बर्तन में खा नहीं सकता, हमारे गिलास में पी नहीं सकता, पानी नहीं पी सकता, हमारे साथ हम एक चारपाई पे कुर्सी में हमारी बराबरी कर नहीं सकता, बैठ नहीं सकता। जब वो हमारे बराबर नहीं हो सकता तो आरक्षण 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 क्यों छीना जा रहा है? उसको आरक्षण दो। उनको पढ़ने की इजाजत नहीं है, उनको लिखने की इजाजत नहीं है, उनको अधिकारी बनने की इजाजत नहीं है। क्या वो इंसान नहीं है? बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर इनको आरक्षण मिल गया, और आरक्षण वाले जितने डॉक्टर होते हैं ये अपना काम पूर्ण रूप से नहीं कर पाते, तो मैं उन भाइयों को बता देना चाहता हूं, वो भी डॉक्टर हैं, वो भी इंजीनियर हैं, सही रूप से वो भी काम करना चाहते हैं, मगर तो हमारे दिमाग में जो बड़ी कास्ट के लोगों के दिमाग में जो भूसा भरा हुआ है, असल में वो हमें मजबूर करता है कि तुम इन्हें परेशान करो,
तुम इनके खिलाफ बोलो। मैं अपनी बात को यहीं खत्म करूंगा और मैं ये कहना चाहता हूं, मेरा आज कोई इतना बड़ा इरादा नहीं था इस बात पे चर्चा करने का, सिर्फ मैं लोकतंत्र के बारे में चर्चा करने आया था और लोकतंत्र के बारे में ही मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर हम अपने दलित भाई की इज्जत नहीं कर सकते, हम उनकी वैल्यू नहीं जान सकते, तो ये लोकतंत्र हमारा खतरे में रहेगा। जब तक चुनाव होंगे तब तक लोकतंत्र हमारा खतरे में रहेगा। एक घर में जाकर कहा जाता है कि हम तुमको ये देंगे, हम तुमको वो देंगे, तुम हमें वोट दो। सिलाई मशीन का लालच दिया जाता है, पैसों का लालच दिया जाता है, हमें खरीदने की कोशिश की जाती है। जब हमारा लोकतंत्र खतरे में नहीं होता, जब जो हमारा अधिकार है, हमारे उस अधिकार को खरीदने की कोशिश की जाती है, वोट के अधिकार को खरीदने की कोशिश की जाती है, जब हमारा जो लोकतंत्र है तब खतरे में नहीं होता। जब हम किसी दलित की हत्या करते हैं, जब हमारा लोकतंत्र खतरे में नहीं होता। जब एक मुसलमान ऊपर का अपर कास्ट का किसी हिंदू को परेशान करता है, जब हमारा लोकतंत्र खतरे में नहीं होता। जब एक अपर कास्ट का हिंदू किसी मुसलमान, दलित पे, किसी अल्पसंख्यक पे अत्याचार करता है, जब हमारा लोकतंत्र खतरे में नहीं होता। मगर लोकतंत्र खतरे में जब कब होता है? जब हम आरक्षण मांगते हैं। जाट आरक्षण क्यों मांगते हैं? गुर्जर आरक्षण क्यों मांगते हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि अगर हमें आरक्षण मिलेगा तो हम इनकी बराबरी कर पाएंगे, हम बड़े लोगों की बराबरी कर पाएंगे, हमारे बच्चे भी अधिकारी बन पाएंगे।